हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत है इस क्लास में। इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है जी। हालांकि आप सभी को विदित ही होगा कि इंटरजेक्शन जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें डीप ग्रामर रूल्स नहीं होते हैं। इंटरजेक्शन पे ये सिर्फ हार्डली 1-2 पेज का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें वन बाय वन। और हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे ख़त्म भी होता है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब जो सिलेबस कहता है उसके हिसाब से हम काफ़ी अच्छे चले हुए हैं। और सब कुछ हमने पढ़ लिया है। जो चीज़ें रहती थी, कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, वो हम आज के आज डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आप सभी अपना अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दे सकते हैं लास्ट में। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस दो ही चीज़ें बचती हैं। ठीक है, फिर वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो स्टार्ट अगर हम करें, ठीक है, एक डाउट आया है। हाँ, मॉडल वर्ब्स हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आप मेरे को बता देना कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आप करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, है ना। एक्स्ट्रा मतलब वही थे, मॉडल वर्ब्स थे और कंडीशनल टेंसेस थे एक्स्ट्रा। एक आपका जेरेंड और इन्फिनेटिव था, है ना। तो देखते हैं, बट फिलहाल फोकस करते हैं ज़रा इंटरजेक्शन चैप्टर के ऊपर। तो लिखिए कॉपी में, इंटरजेक्शन जो है वो क्या होता है। एन इंटरजेक्शन। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो वही बात है, इंटरजेक्शन क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक साइन जो है वो लगा होता है। तो लिखो कॉपी में, इंटरजेक्शन जो होता है इट इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज होगा दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सर जी इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेंस मैटर ही नहीं करता है। हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं देखना है कि सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सीधे सीधे क्या करना है, ये सिर्फ एक शब्द होता है। जैसे देखो यहाँ पे है ओ, ओ एच ओ, बस यहाँ पे एक साइन आ गया, आई डिडंट सी यू देयर। अब आई डिडंट सी यू देयर का कोई लेना देना नहीं है इस ओ से, ये अपने आप में ही क्या है, अलग होते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पे देखो ब्रावो, ब्रावो होता है जब जीतते हैं हम, खुशी होती है, दैट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। फिर आ गया अल्लास, ALAS अल्लास, द सोल्जर डाइड इन द बैटल। सोल्जर जो है वो, ठीक है, अब ये दुख है, अल्लास, ब्रावो, आउच, उप्स, ये शब्द होते हैं इस तरह से, हुर्रे, है ना, ये शब्द है इंटरजेक्शन। तो हमने एक बात बोली जो आपने कॉपी में भी लिखना है कि इंटरजेक्शन का जो मतलब है ये वो शब्द है जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्पॉन्टेनियस इमोशन और रिएक्शन। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स फीलिंग, और ये वर्ड आप जरूर कॉपी में लिख लीजिए। इंटरजेक्शन का यूज होता है इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, ये आप जरूर लिखिए। सच एज, जिसमें सरप्राइज हो सकता है, जॉय है, हैप्पीनेस है, पेन है, एंगर है, रिलीफ है, अप्रूवल है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगे। क्लियर, इतना सा हो गया। करते हैं इसको, ट्रिक्स ट्रिक्स कुछ नहीं है। इंटरजेक्शन चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे कहां पे सर जी, याद करो, नरेशन। नरेशन में अगर आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर, फिर हाँ सर वहां पे तो हमें थोड़ा करना होगा। ठीक है, बाकी नहीं, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें रूल्स नहीं है, ग्रामर रूल्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही आपने क्या कर दिया सर,
क्लियर कर दिया डेफिनेशन में ही कि सर जी इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट कर दिया हमने, तो जो रूल्स होंगे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन वो सारा आपने कर लिया। और यस फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो आपने है इमोशन पहचाना आना चाहिए, कई बार समझ ही नहीं आता है। ठीक है जी, चलिए ये एग्जाम्पल समझ आ गया, इंटरजेक्शन कॉपी में लिख लिया था। अब एक और चीज जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे वो आप समझ लीजिए, जो यूके इंग्लिश ग्रामर में हमें ध्यान से करना है क्योंकि हम फॉलो करते हैं ना ब्रिटिश इंग्लिश। तो पहला जो रूल है वो ये कह रहा है कि स्टैंड अलोन एंड इंट्रोडक्टरी। कॉपी में लिखना, थोड़ा थोड़ा सारा लिखना है। इंटरजेक्शन जो है टिपिकली अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट मे आल्सो बी यूज्ड अलोन। जनरली आपने देखा भी तीनों सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं ये, उप्स हो गया, आउच हो गया, है ना, अल्लास हो गया, हुर्रे हो गया, जो ये शब्द होते हैं। ठीक है सर जी। और दूसरा हमने क्या कहा, ये अकेले दम पे भी आ सकते हैं क्योंकि ग्रामर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, दो चीजें क्लियर हो गई। दूसरा इस चीज का ध्यान रखना आप, अभी मेरे से एक सवाल भी पूछा बच्चे ने कि सर कुछ ट्रिक्स होंगी तो बताना। ट्रिक का नहीं है बट अगर एक सवाल, वैसे तो मैं ये कहता हूं इसके ऊपर सवाल आएगा ही नहीं, चांस है 1%, 1% चांस है कि इंटरजेक्शन पे पूछा जाए, 99% चांसेस हैं इस पे सवाल नहीं आएगा। और जो 1% है चांस कि जो अगर कहीं मान लिया एग्जामिनर के मन में है कि नहीं मैंने पूछना है इंटरजेक्शन पे, तो वो ये होगा कि इट इज फॉलोड बाय पंक्चुएशन मार्क लगता है यहाँ पे। ठीक है, यूजुअली कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इसके साथ। एक्सक्लेमेशन, सवनेश जी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है ना तो वो नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक वो लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को। वो इंटरजेक्शन ना लिखे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी हुई, है ना। अब इंटरजेक्शन है बहुत ही छोटा चैप्टर, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आप जो सवाल सोच रहे होंगे ना, कमीशन पता क्या करेगा, कमीशन एक लाइन दे देगा पूरी लिख के और 4 ऑप्शन दे देगा। प्यारे बच्चों ये सवाल आ सकता है, इसके चांसेस हैं। अगर डालना ही डालना है ना एग्जामिनर ने, आप सही सोच रहे हो, तो बोलेगा डैश 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 आई हैव लॉस्ट द मैच। मुझे बताओ आई हैव लॉस्ट द मैच क्या फीलिंग है। ऑप्शन में दिया होगा अल्लास भी होगा, हुर्रे ब्रावो भी होगा, कोई एंगर के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, कोई एक आधा और सरप्राइज के लिए। तो वहां पे क्लियर है यू हैव लॉस्ट द मैच, तो आप पेन में होंगे, आप दुखी होंगे, तो वहां पे दुख वाला लगाना है। बस ये आएगा अगर आएगा। अगर वहां खुशी वाला है तो खुशी वाला लगाएंगे हम, वी हैव वन द मैच, तो ब्रावो वी हैव वन द मैच। समझ गए ना आप। अच्छा हाँ सर, वो एक तरीका है, 4 क्वेश्चन देंगे, एक फिल इन द ब्लैंक आएगा और आगे वो लाइन होगी। तो वो आपको पता होना चाहिए ना, वो जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो क्या बयां कर रहे हैं, जो भी वो बयां कर रहे हैं वो हम कर देंगे, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, और एक और चीज कर सकता है एग्जामिनर सर जी, क्या, एक लाइन लिख देगा ऐसे, जैसे मैं ही लिख दूं, ब्रेवो वी हैव वन दी वर्ल्ड कप। ये लाइन है, ये क्वेश्चन है, बोलेगा स्पॉट द एरर। बताओ भाई एरर कहां पे है, कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा जिसको समझ आ गया? कौन है वो क्लास में? मॉक टेस्ट में सिनोनिम एंटोनिम बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो शायद टीम ने डाले होंगे, तो अब ये मेरी समझ से बाहर है क्यों डाले हैं, क्योंकि मेरे से तो किसी ने डायरेक्शन नहीं मांगी है, इंग्लिश के मास्टर को ही नहीं पूछा जा रहा है, तो फिर वो जाने भाई। लेकिन हाँ, मेरे से आप सीधे सीधे पूछ रहे हो तो वोकैब नहीं आएगी क्योंकि सिलेबस में नहीं है मेंशन। हाँ, करेक्शन ऑफ सेंटेंस में इडियम तक, इडियम के ऊपर आ सकता है सवाल, बट वोकैब इनडायरेक्टली तो, डायरेक्टली तो नहीं आएगी। इनडायरेक्टली में ये हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब। वहां पे एग्जामिनर सिनोनिम एंटोनिम नहीं वर्ड यूज करेगा, करेक्ट वर्ब लगानी होगी। तो वर्ब चैप्टर है मेंशन, और वर्ब में बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है वोकैब का इनडायरेक्टली, वो भी इनडायरेक्टली। चलिए बताइए, तो यहाँ पे यस वेरी गुड, जो एरर है
वो एरर क्या है, यहाँ पे सर जी एक साइन नहीं है, दैट्स इट, पकड़ लिया आप सभी ने, वेरी गुड यार, यही तो चाहिए मेरे को। ऐसा सवाल है तो आपने देख लिया। वैसे तो मैंने कह दिया कि सर जी 1% चांस है आने का पेपर में, लेकिन अब कमीशन शायद इंटरजेक्शन पे डाल ही दे सवाल कि नहीं यार एक आधा सवाल तो पूछ ही लेते हैं, सिलेबस में है। तो वो एक सवाल आएगा, तो वो एक तो तरीका ये है स्पॉट द एरर में, ठीक है, एक तरीका है स्पॉट द एरर, इसमें आ सकता है सवाल। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको बस पता। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, पीजीटी लेवल पे जो पेपर हुए, जो कमीशन करता है एक सवाल पूछ लेते हैं बीच बीच में, पूछा था। अच्छा तो अब आप सोच लो फिर, सर पूछा था तो था वो ऐसा ही, उसमें बस फीलिंग्स का पता लगाना है कि ये खुश है दुख है क्या है, उसके हिसाब से आपने वो इंटरजेक्शन लगाना होता है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं। फॉलोड लिखो इसको, रूल नंबर 2 लिखा आपने कि नहीं लिखा। नंबर 1 है स्टैंड अलोन और इंट्रोडक्टरी, जनरली स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। यस, सेकंड रूल है इसके साथ एक पंक्चुएशन मार्क लगा होता है इन शब्दों के साथ। ये शब्द अकेले भी नहीं आएंगे, अकेले आएंगे तो इनके साथ एक वो पंक्चुएशन मार्क चाहिए चाहिए। यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क्स और कॉमा, या तो कॉमा आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, ठीक है, लिख लिया। अब थर्ड वन देखिए जी जी। अच्छा हाँ, इस तरफ तो मैं देख ही ना हूं, कुछ बच्चे हैं इधर भी कमेंट कर रहे हैं। थर्ड वन बोल रहे हैं कि ग्रामेटिकली लिंक्ड नहीं होते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड आर कंसीडर्ड एक्सट्रेनियस इन ग्रामेटिकल। आपका जो ये पर्सिंग है, बोलने का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा चीज होती है उस लाइन के साथ। देखो हम कोई भी लाइन इंग्लिश की बोले, अगर चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं वहां पे ये वर्ड, कुछ भी लाइन, आई एम टायर्ड है, मैं थक गया, इसमें भी तो आ ही जाएगा अगर लगाना हो, है ना। तो बाकी इसमें वो नहीं है कि पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, कि इसमें नॉट आएगा, काउंटेबल नाउन देखना है, अनकाउंटेबल नाउन देखना है, सिंगुलर वर्ब देखनी है, प्लूरल वर्ब देखनी है, ऐसा कुछ नहीं देखना होता है। दैट इज वाई डेफिनेशन में भी क्लियर था, यहाँ पे भी बकायदा इन्होंने क्लियर किया कि ग्रामेटिकली ये लिंक्ड होते ही नहीं है उस सेंटेंस से, ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज होती है वहां पे। एंड चौथा टाइप क्या है, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, मीनिंग एंड अप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स हेविली ऑन सिचुएशन एंड टोन। हाँ, जो भी आप यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि क्या लाइन है, उस लाइन के हिसाब से ही अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन जो है वो आपको लगाना होता है। लिखिए जरा चैट बॉक्स में नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट चले, अगर डन है तो आगे बढ़े, अगर डन है तो आगे चले हम। ये थी कहानी किसकी सर जी, इंटरजेक्शन की कहानी। नेक्स्ट देखिए, अब कॉपी में लिखो ये वाले, ये हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए, ये भी आपको पता हो, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर हमें वो कॉन्टेक्स्ट का पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है, तो ये यहाँ से पता लग जाएगा आपको। ये इमोशंस होते हैं, देखो अगर जॉय है, एक्साइटमेंट है, लिखो कॉपी में। अगर आप खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी है, तो आपके पास है हुर्रा है, बाओ है, यप्पी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जनरली आप करते हैं। अगर सरप्राइज होंगे आप तो ओ आ गया, आहा आ गया, वट आ गया, व्हाट अ फैबुलस ड्रेस, व्हाट अ नाइस बॉय, ऐसे। और ई एच है ना, आहा, ऐसे भी हम यूज करते हैं। आपने वो गेम देखी होगी, अगर बट शायद नहीं देखी होगी, है एक गेम होती थी क्लैश ऑफ क्लेन, है किसी को पता, COC, उसमें वो जो वल्कराई होती थी, अब सर जी आपने पता नहीं क्या ही बोल दिया है, हॉग राइडर भी होते थे उसमें, वो विजर्ड्स भी होते थे उसमें, है कोई लड़कों, क्या बात है यार, पता है आपको, मैंने भी खेली थी वो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें वल्कराई कैसी, ऐसे ऐसे फरसा होता था उसके पास ऐसे ऐसे, या विच होती थी उसमें, है ना, और वो कैसे करते थे, विजार्ड्स होता था, है ना, तो वो साउंड आपने सुना होगा। अच्छा खेलते हैं आप, मैंने भी खेली थी टाउन हॉल, कितना 13 तक बना दिया था मैंने, हाँ शायद उस वक्त 15 तक आ गया था, फिर मैंने छोड़ दी।
टेम्पल रन में भी, हाँ मतलब ये शब्द होते हैं। हाँ एक गॉब्लिन भी होता था, हाँ 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 ठीक है, तब तो आपको पता ही है, ये बहुत अच्छी अच्छी गेम होती थी। वो छोड़ दो, अब छोड़ दो इन गेमों को, हैं अभी भी खेलते हैं, अब छोड़ दो इनको, ठीक है। थोड़े बाद खेलना, उसको कनेक्ट कर दो गूगल ड्राइव से, तो जितना टाउन हॉल होगा वो सेव रहेगा, है ना। साइन इन कर देना वहां पे अगर बाद में खेलनी होगी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। चलो देखो आगे आ जाओ, बाकी लिखो कॉपी में। फिर इसमें पेन है, अगर दुख है, सॉरो है, तो आउच, अलास, ओ नो, है ना, ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, ओ नो। इंडियंस थोड़ी यूज करते हैं इसको, बट फॉरेनर्स या बाहर के लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल और एप्रिसिएशन में भी ब्रावो आ गया, है ना, वेल डन, वेल डन आ गया, ये देखो, है ना, ग्रेट, है ना। एक्चुअली कोई भी शब्द आप देखेंगे ना, उनके साथ आपने मार्क लगा दिया, पंक्चुएशन मार्क लगा दिया, तो वो इंटरजेक्शन बन गया, एंड दैट्स इट, हो गया। ओ भाई आ जाओ, अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। फिर आ गया डिसगस्ट और कंटेम्प्ट, है ना, तो ये ऐसे शब्द होते हैं यूजीएच, अगबा, यक। बट अब इसमें एक और चीज होती है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो है सामने वाले की वो फीलिंग्स किस तरह से उसने बोला। बट वो थोड़ी पेपर में आपको इमेज देगा, है ना, वो आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा, अच्छा इसमें ये मतलब है, मतलब पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स में हेलो, हाय, हे, व्हाट्सअप, है ना, हे व्हाट्सअप, हाय, हाय भी करते रहते हैं आप में से बहुत सारे हैं, टीचर को भी ऐसे भेजते हैं हाय, मेरे को भेजते थे बच्चे ऐसे बहुत सारे। हालांकि हम में आज तक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हुआ कि मैं अपने किसी टीचर को हाय या हेलो भेजूं, डर होता था ना कि भाई, और ऐसे भी पता है टीचर है तो एक होता है ना बॉन्ड, कि हेलो हाय नहीं भेज सकते हैं टीचर को, यू हैव टू से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या फिर रिस्पेक्टेड। आजकल के बच्चे हैं ये तो वीडियो कॉल करते हैं, ये तो सीधे सीधे वॉइस कॉल करते हैं, हाँ सर, ये है अब नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, ये थोड़े डरते हैं। तो पहले पहले मैं ऑफेंड हो जाता था, ठीक है, फिर बाद में मैंने छोड़ ही दिया है, अब मैंने बोलना छोड़ दिया है, मैं क्या हाँ जी, तो मेरा तो एक ही कमेंट होता है हाँ जी। पहले मैं ऑफेंड होके बोल देता क्या चाहिए, बैच लेना है, मैं क्या है नहीं, कहीं और जाओ, बता भी देता था फलानी एकेडमी में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ हमारे पास फुल है मत। मैं बहुत, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था इस चीज का, क्योंकि हमने आज तक ऐसा नहीं किया, हमने कभी किसी टीचर को नहीं बोला अपने हेलो हाय, हैं छपरियों वाले काम कर ही लेने। अब आप बोलेंगे सर हेलो ही तो लिखा था, हाय ही तो लिखा था, भैया आप फर्क है, हेलो हाय आप अपने दोस्तों को करते हैं, टीचर्स को नहीं करते हैं, तो एक बॉन्ड होता है, एक गैप होता है ना। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये मैंने भी छोड़ दिया फिर एक स्टेज पे, अब जो मर्जी हेलो आए, अब वॉइस कॉल भी उठा लेता हूँ, हाँ जी ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेजिटेशन और थिंकिंग, हेजिटेशन और थिंकिंग, तो हेजिटेशन में यही है, हाँ यार, सोचते हैं हम जब, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है कॉलिंग और अटेंशन, लुक, लिसन, बी होल्ड, और साइलेंस के लिए हश। ये शब्द हैं एक्चुअली इंटरजेक्शन के, और तो कुछ नहीं है। नहीं मैं आपको अगर बताऊं तो आपका देखो अच्छा तरीका यही होता है, आप गुड मॉर्निंग या उससे बात करें, है ना, फिर हेलो अगर लिखना है ना तो उसके साथ सर और मैम लिख दो, मतलब ठीक है, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो के बाद लिख दो कुछ, हेलो भतीजी से बात कर रहा है, भतीजे से है कि भांजे से बात कर रहा है, हेलो होता है ना, आप खुद सोचना आज बैठ के, ठीक है। हाय क्या फेसबुक है, ये फेसबुक पे होता है हेलो हाय,
व्हाट्सएप की स्नैपचैट है ये तुम्हारी आदतें बिगड़ी नहीं सोशल मीडिया से है, वरना तुम भी अच्छे बच्चे की तरह लिखते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, रिस्पेक्ट, हम तो सीधे लिखते थे रिस्पेक्टेड मैम, आई हैव अ डाउट हेयर एंड प्लीज। हम कॉल भी करते थे तो बहुत डरते थे टीचर्स को, सच में मैं जब कॉल करता था ना तो डर ही होता था सामने से, पता नहीं सर क्या बोलेंगे। आजकल के बच्चे कॉल करते हैं तो डर थोड़ी होता है। अब ये तो चलो आप ही बता सकते हैं डर है कि नहीं है। चलो जी चलो लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लिया, डन बोलो डन। डन है ना। देखो अब हमने इंटरजेक्शन में डेफिनेशन से समझ ली, यस सर, इसके दो तीन रूल जो कि कुछ भी नहीं है वो देख लिए जो है। अब आपको यहाँ से पता चल गया अच्छा ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ, फीलिंग्स और इमोशंस के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए पहचान। पहचान आपको पता है, इसके साथ एक पंक्चुएशन मार्क जो है एक्सक्लेमेटरी साइन वाला वो लगा होता है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और सबसे ज्यादा हेल्प नरेशन में हो जाएगी क्योंकि नरेशन में आते हैं ये टाइप के ऊपर सवाल। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपके सिलेबस में जो रहता है कॉपी में लिखना है, ये भी हमने कर लिया है वैसे कवर, बट मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है आर्टिकल्स के साथ प्यारे बच्चों एक शब्द लिखा हुआ है सिलेबस में, वो है डिटरमाइनर। लिखो फिर कॉपी में थोड़ा बहुत, अगर लिखना है थोड़ा बहुत लिख लो, हेडिंग डाल दो, जो नई चीज होगी वो हम सीख लेंगे यहाँ पे। डिटरमाइनर, और रुक जाओ, तुम्हारे डाउट चल पड़े, अभी रुक जाओ भाई, लास्ट में पूछना डाउट, मैं सारे डाउट्स लूंगा आप सबके बीच, जैसे क्लास में थोड़ी लूंगा, फिर क्लास बाद में कोई रिकॉर्डेड देख रहा होगा बोलेगा यार टॉपिक में चले हुए थे बीच में हर कहीं भटक गए। आ जाओ यहाँ पे, तो डिटरमाइनर्स तो हमने कर लिए थे वैसे, आर्टिकल्स ए एन द तो हमने पढ़ ही लिया था, उसके बाद हमने डिटरमाइनर भी किए, इनडायरेक्टली तो आपने सारे कर लिए हैं। अब आपको बस ये पता चलेगा अच्छा कि डिटरमाइनर्स इंग्लिश में जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये प्यारे बच्चों किसको मॉडिफाई करते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा, नाउन को। लिखो कॉपी में अगर लिखना है, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ नाउन, नाउन के जस्ट आगे ये लगेंगे टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, कि नाउन किसकी बात कर रहा है। दे लिमिट और स्पेसिफाई अ नाउन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, पोजेशन, डेफिनेटनेस एटसेट्रा, वो हम देखेंगे। टोटल ये 8 टाइप्स के होते हैं, और मैं कह रहा हूं आपको मैक्सिमम पता है ऑलरेडी, बस आपको अब 1 बाय 1 क्लिक होगी, है ना। डन, लिखिए। तो ये डिटरमाइनर्स क्या क्या हैं, 8 टाइप्स के हैं, और ये हैं वो 8 टाइप्स, और लिख लो इनको कॉपी में ऐसे 1 बाय 1। तो नंबर 1 है आर्टिकल्स, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 3 पोजेसिव, 4 पे क्वांटिफायर, 5 पे नंबर, 6 पे डिस्ट्रीब्यूटिव, 7 पे इंटेरोगेटिव, 8 पे प्री डिटरमाइनर्स। लिखो कॉपी में इनको, फिर 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। चैट में लिखो नेक्स्ट या डन। सर जी डन, आगे चलो आप लिख लो इनको, एक साथ लिखने हैं कि एक एक करके लिखने हैं वो अब आप देख लो। ये हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि देखो आर्टिकल्स के ऊपर तो आ सकता है 1-2 सवाल, और डिटरमाइनर के ऊपर भी 1-2 सवाल आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो सिलेबस में मेंशन है ना प्यारे बच्चों, उसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से, है ना, खा जाना है उसको। बाकी रही बात इन सभी की, ये सब कुछ पढ़ लिया है हमने। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनमें से आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द, तो कैसे यूज होते हैं वो डिटरमाइनर हैं, ये इसके टाइप में आ गया।
पहला वाला आपने पढ़ा ही है। दूसरा डेमोस्ट्रेटिव में 4 ही तो पढ़े थे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो। वो कौन से थे सर? दिस, दैट, दीज और दो। सर जी ये भी पढ़ ही लिया है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर तीसरा देखो पोजेसिव, पोजेसिव का एडजेक्टिव जो होता है माई, योर, हिज, हर, आर, यस सर वही वाला है ना ये देखो, यस सर वही है, तो ये भी तो पढ़ ही लिया है। जी सर पोजेसिव का भी पढ़ लिया है। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं, शो करते हैं क्वांटिटी, है ना, ये भी हमने कब का पढ़ लिया है। सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, सेवरल, इनफ। यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन के साथ कौन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर नंबर्स में हमने एडजेक्टिव चैप्टर में ये भी पढ़ लिया था, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? काउंटिंग, काउंटिंग 1 2 3 4। और ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और एक सवाल अगर मैं पूछूं, कोई बच्चा बता सकता है कौन पहले लिखेंगे हम, कार्डिनल को कि ऑर्डिनल को? पहले किसको लिखा जाता है? नहीं नहीं नहीं, आगे यहाँ कुछ भी नहीं है। पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ नहीं है, ये पोजेसिव डिटरमाइनर्स वर्ड आएगा सबके साथ, डिटरमाइनर्स वर्ड, है ना। तो यहाँ पे एक अजीब सा रूल हमने बोला, ओ पहले आता है किसके? सी के। सर जी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तभी तो याद रहेगा आपको। अच्छा, ओ कम्स बिफोर सी। ए बी सी तो सी तो पहले आता है, बट आपने समझना इसको ऐसे है ऑर्डिनल, इसीलिए ऑर्डिनल पहले आता है। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इजी, या फर्स्ट 2 चैप्टर जो भी आपकी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कर तो लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने ये सारा पढ़ लिया था, ईच, एवरी, इधर, नीदर का फंडा। जी जी सर ये भी पढ़ लिया था हमने। इंटेरोगेटिव में वही है WH फैमिली की कहानी, तो ये व्हेन यूज्ड बिफोर, बिफोर अ नाउन आपको देखना है कि क्या चीज है। और लास्ट में है प्री डिटरमाइनर्स, जिसमें सच है, वट है, ए एन, रेदर, क्वाइट, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा अगर इसमें हल्का सा है डाउट। अब लिखो कॉपी में नेक्स्ट, अगर हम आगे चले। डिटरमाइनर्स के टाइप्स, डन ना? अरे सर जी हमें तो अभी पता चला डिटरमाइनर्स हैं, ये तो हमने सारा ही पढ़ लिया है। तो मैंने बोल दिया था आपको कि आप इनडायरेक्टली इसको सारा पढ़ लेंगे आप। इसीलिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे? नाउन चैप्टर इंपॉर्टेंट था, प्रोनाउन चैप्टर इंपॉर्टेंट था, एडजेक्टिव चैप्टर इंपॉर्टेंट था। एडवर्ब का तो यहाँ लेना देना नहीं है, बट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों अगर आपने पढ़े हैं तो आपका ये हो जाना था। चलिए नंबर 1 लिखो। लिखो क्या, इसको सिर्फ देखिए तो पढ़ ही लिया है। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, यही होते हैं ना 3 आर्टिकल्स। जी जी, तो आप देखो यहाँ पे ए एंड एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। किसके साथ लगते हैं ये बताने की जरूरत है? सर जी बता दो, रिवीजन हो जाएगा। तो आपको पता है एन का इस्तेमाल हम करते हैं जो स्वर होते हैं हिंदी में, जैसे 11 स्वर है ना, तो उनका जो साउंड होता है, बॉबल का साउंड देखना है हमने यहाँ, तो वो हो जाएगा एन। चाहे है यहाँ एक आधा, ये जो है एन अम्ब्रेला। ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ है, ये बात सही है। ए और एन का इस्तेमाल हमेशा SCN के साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ए और एन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है? जी सर नहीं हो सकता है। सेम वे में ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी नहीं। कैसे करोगे आप? गलत हो जाएगा फिर ए और एन का। हाँ, द का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक केस में, और द के ऐसे भी अलग अलग केस हैं, वो आपको ऐसे भी पढ़ने ही थे। तो द डेफिनेट आर्टिकल है। वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक, म्यूजियम के साथ लगता है, आपने पढ़ी थी ये चीजें। होटल के साथ, रेस्टोरेंट के साथ, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी द एट द स्टेशन, है ना, तो द ऐसी जगह लगता था, है ना। आसान है ना ये, पहला वाला डन। अरे सर जी डन, ये तो अलग चैप्टर नहीं है पूरा। फिर आ जाओ दूसरे पे, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या था?
कुछ भी नहीं था सर, वही दिस दैट दीज और दोज। तो ये आपको पता है यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग। आई लाइक दिस के बाद ये देखो बुक नाउन, कि मेरे को ये किताब चाहिए। आई लाइक नाउन में मतलब देखो ना, ये दिस दैट ये डेमोन्स्ट्रेट ही तो करें, ये वो ये, एक में सिंगुलर आ जाएगा, एक में प्लूरल आ जाएगा। कैन यू सी दोज माउंटेन्स। अब यहां पे आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि दिस के साथ और दैट के साथ आप क्या करते हैं, आप सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। और बट ये भी यहां लिखने की जरूरत नहीं है लिखने की जरूरत है कि नहीं है, बोलो। नहीं, क्यों सर? क्योंकि वो रूल्स अलग हैं। आप डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है कि ये रेफर क्या कर रहा है। जो सवनेश जी आप बोल रहे हैं एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये डिटरमाइनर्स में एडजेक्टिव्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एडजेक्टिव्स तो सीधे सीधे ये हुआ, अगर आप इस तरह से बोलते दिस बुक इज फैंटास्टिक, है ना, तो नाउन के पीछे अगर आ गए इस तरह से तो वो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये बात सही है। और यही आपने एडजेक्टिव की कहानी भी पढ़ी है। या दिस अगर यहां मैं क्या लिख दूं, अगर यहां पे ब्यूटीफुल आ जाता, जनरली डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव के साथ भी लगते हैं ज्यादातर, है ना। आई लाइक दिस वंडरफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक, कुछ भी बोल दो, लवली बुक, है ना, लवली तो फिर वो है। और दिस यहां पे डिटरमाइनर का काम अपना करता रहेगा। ऑब्वियसली ये भी नाउन के पीछे ही आएगा। सारे आप देखें ए एंड द डिटरमाइनर्स के टाइप ही हैं ये एक तरह से। क्लियर हो गया ये वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव में तो सर जी था ही क्या। फिर थर्ड वन पोजेसिव भी पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर जी? यस सर, माई योर हिज सर। तो ये हमेशा शो करेगा क्या, ओनरशिप या फिर रिलेशन। उसका आइडिया, हर आइडिया वॉज ब्रिलियंट। अब हर ऑलरेडी क्या है आपको पता है, ये पोजेसिव का वैसे एडजेक्टिव है। अगर हम नाउन के साथ देखें तो उसमें तो पोजेसिव का एडजेक्टिव है, और डिटरमाइनर यहाँ पे ये यूज हो गया। आगे जो है हमने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया हुआ है, ठीक है। और वॉज ब्रिलियंट, वी लॉस्ट आर कीज, बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप इसको। आई लाइक माई पेन, मुझे मेरा पेन पसंद है। पेन नाउन है, उसके ठीक पीछे क्या लगा दिया मैंने, माई लगा दिया सर जी। तो ये थर्ड वन भी क्लियर हो गया, पोजेसिव का डिटरमाइनर। फिर फोर्थ वन देखो, क्वांटिफायर्स। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे हम। यहां से एक्चुअली सवाल आए हैं, और वो सवाल क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारा ही आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा नहीं पढ़ा है आपने, थोड़ा सा हिस्सा, वो हम करेंगे अभी के अभी। देखो जरा ध्यान से, सम का इस्तेमाल, मैनी का इस्तेमाल, फ्यू का इस्तेमाल, मच का, सेवरल का, अलॉट ऑफ है, एनी है, ईच है, एवरी है, ऑल है, मोस्ट है, इनफ है। मतलब वो जो सनम रूल था, पढ़ लिया ना सनम रूल? हाँ सर पढ़ लिया। तो आपको पता है ना काउंटेबल के साथ यूज करोगे कि अनकाउंटेबल के साथ? सर पता है हमें, मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ होता है, फ्यू का इस्तेमाल सर जी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सेवरल का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और क्या है यहाँ, मैनी का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यही है ना चीजें। लिटिल का इस्तेमाल सर जी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये हमने पढ़ लिया है मैक्सिमम। मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी के बाद सीधे सीधे क्या आया? अच्छा वो रूल याद है आप में से बहुतों को? बताओ मेरे को। मैनी के बाद यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, लेकिन अगर मैनी ए लिखूं तो यहाँ क्या आएगा? कौन बच्चा बताएगा? और ये एचपीपीएससी का सवाल था, ये एचपीपीएससी का सवाल था, मेरा सवाल नहीं है, कमीशन का सवाल है। क्या आएगा? बहुत बढ़िया सर जी। अगर मैनी के बाद ए आ गया ना तो वो रूल हमें अभी भी याद है। तो आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड फिर अंडरस्टूड ही है, सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर जैसे मैनी स्टूडेंट, अगर पास्ट है तब तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब है। अगर प्रेजेंट में रखें हम मैनी स्टूडेंट, पॉजिटिव में कर दो, प्रेजेंट सिंपल में कर दो, तो अटेंड्स कर दो इसको, है ना। वर्ब को एस और ईएस जब लगाते हैं तो क्या होता है सर जी? तब बनती है वो सिंगुलर। और नाउन के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो वो बनती है प्लूरल, है ना। बेस
पक्का करो, स्ट्रांग रखो बस। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो चीज आपने पढ़नी है आगे बताता हूं आपको, पहले मेरे को ये बताने दो। क्वांटिफायर्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यहां से गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पेपर में। एक बार फिर से सुन लो, ये तो रिवीजन ही हो रहा है आपका आज, मैक्सिमम ये रिवीजन ही है। मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन, लेकिन सिंगुलर मत समझना इनको, है ना। यहाँ लिखा नहीं है कि यहाँ पीसीएन है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पीसीएन की बात है। फ्यू का इस्तेमाल अगेन सेम वे में ऐसे ही, अ फ्यू ऑब्वियसली, द फ्यू वैसे ही, वो सेम वे में। सेवरल का इस्तेमाल अगेन पीसीएन है, शी रेड सेवरल बुक्स, ये देखो। ईच और एवरी ये सिंगुलर है, कहाँ स्टूडेंट में लग गया एस, कहाँ जैसे, ओहो ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ किसी ने ध्यान से देख लिया, मतलब मैंने लिखा वही है, यहाँ स्टूडेंट ही होगा, एस नहीं होगा, यस, तो वो गलती से लग गया, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट और आपका अटेंड्स हो जाएगा, यस, क्योंकि आपको खुद पता है आर्टिकल ए नहीं है, ये मैनी के साथ है, बट आप में से मैक्सिमम जाएंगे इस रूल के साथ। जनरली मैनी के साथ ये बात सही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, बट मैनी ए के साथ सिंगुलर, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। चलो यहां देखो, हाँ ये बहुत ही स्टार लगा दूंगा इसके ऊपर, ईच और एवरी वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ढेर सारे सवाल आते हैं। सिंगुलर काउंटेबल SCN वाला है ये वाला, है ना। ईच स्टूडेंट गॉट अ पेन, बट ये पास्ट है, अगर यहाँ होता तो गेट्स अ पेन भी हो सकता है अगर प्रेजेंट सिंपल में करें। ऑल का इस्तेमाल, ऑल उसमें आता है, सनम रूल याद है, SANAM, यस सर। तो सम था उसमें, ऑल था, एनी था, नन था, मोस्ट था कि नहीं था, तो उनके साथ ऑफ लगता था तो क्या आता था, याद है? याद है कि नहीं है सर जी? याद है हमें सर जी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती थी और प्लूरल वर्ब भी आती थी। प्लूरल वर्ब तो सर इनके साथ आनी आनी है, सिंगुलर वर्ब आती है जब अनकाउंटेबल नाउन होता है। याद आया? याद आया कि नहीं आया? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आएगा, फिर सम ऑफ द केक इज आएगा, फिर सम ऑफ द एडवाइस इज आएगा, फिर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, बाकी तो हम फिर प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे इसके बाद, ठीक है। और ऑफ के बाद ऐसे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे ऑल का काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों। मोस्ट का सर जी, मोस्ट भी तो उसी में आता है दोनों। मच का, लिटिल का, ए लिटिल का, सर जी ये स्ट्रिक्टली अनकाउंटेबल नाउन में जाएंगे। वेरी गुड जी, लिख लिया, चैट में लिख दो एक बार नेक्स्ट या डन या कुछ ऐसा जिससे हम आगे चले। ये एग्जाम्पल आप बाद में पढ़िए। मोस्ट इंफॉर्मेशन इज, ये देखो, ऑल वाटर वॉज, ये देखो दोनों के साथ, ऑल चिल्ड्रन यहां पर आ गया, मोस्ट पीपल एग्रीड। बोलो जी, डन? ओके डन। नेक्स्ट देखो, यहां से सवाल आया पेपर में इसके ऊपर, सर जी क्या है ये, पता क्या है ये है अ लॉट ऑफ होता है ना, और लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है सर। तो जो नी होता है सर वो क्या है? वो है, आपने कभी भी ये नहीं बोलना, क्या सर, अ लॉट्स ऑफ नहीं बोलना कभी भी, ये गलत हो जाएगा ग्रामर में। इसको लिख लो चाहे कॉपी में, ओके सर, ये हो सकता है एरर आपसे। इसी के ऊपर हम आगे जाएंगे फिर। अभी पहले आप ये देख लो, सम का इस्तेमाल किसके साथ होता है? बोथ टाइप्स, दोनों, हाँ फ्रीडम दी हुई है सम को लेके। सम मनी वॉज स्टोलन, सम बॉयज स्किप्ड, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन था यहाँ पे, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल को ही बोल रहे हैं, बोथ टाइप्स। एनी का इस्तेमाल, एनी के इस्तेमाल भी बोथ टाइप, मोस्टली नेगेटिव में और क्वेश्चन में होता है। जैसे देखो, डू यू हैव एनी मिल्क, आर देयर एनी पेंसिल। और मैंने एनी को लेके एक रूल और करवाया है कि नेगेटिव में एक और चीज होती है, क्या सर, कि इसके ठीक पीछे रूल है नॉट प्लस एनी वाला फंडा आएगा, याद है? बना लो कोई भी लाइन, आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एनी आया और उसके आगे नॉट आता ही आता है, ये भी एक रूल है एक्चुअली, ठीक है। इसके ऊपर भी स्पॉट द एरर में आपसे सवाल पूछे सकते हैं। इनफ का यूज भी बोथ टाइप्स के साथ,
वी हैव इनफ चेयर्स, ही डिडंट हैव इनफ टाइम। मतलब काउंटेबल में भी आ गया, अनकाउंटेबल में भी, बट काउंटेबल में प्लूरल आता है। काउंटेबल तो लिखा है बट ऐसा नहीं, उसमें भी दो है, सिंगुलर प्लूरल। तो ऐसा नहीं आपने सिंगुलर समझ लिया किसी को, वो ध्यान से, जैसे ईच एवरी था तो वो सिंगुलर है, फिर वो प्लूरल नहीं है, और जो बाकी थे वो प्लूरल थे, तो उनको सिंगुलर मत समझना। सेम वे में यहाँ पे वही कहानी है। बताओ जरा, ये समझ आ गया? और ये भी बोथ टाइप्स के साथ यूज होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी, और दोनों यहाँ। अ लॉट ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड, लॉट्स ऑफ पीपल वर सोल्ड। बोलो जी नेक्स्ट। अगर अब हम लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ को समझते हैं, जरा लिखो जरा कॉपी में यहाँ पे, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ से सवाल आया हुआ है डिटरमाइनर्स चैप्टर से, और वो ये कहता है, क्या कहता है ये? लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ आर यूज टू इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी और नंबर। ये बात तो सही है, इनसे लार्ज क्वांटिटी की बात निकलती है। एंड बोथ कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन के साथ भी, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देर इज नो नीड टू ऐड ए बिफोर लॉट्स ऑफ, एज लॉट्स का ऑलरेडी मतलब है अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी। तो एग्जामिनर पता क्या करेगा, यहां से एग्जामिनर से पहले तो मैं ही आपको प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, तो उसमें मैं ये करूंगा कि मैं लिखूंगा अ लॉट्स ऑफ, और जैसे ही इसके साथ एस लगा ना, ये एरर बन गया। यहाँ पे अ लॉट्स ऑफ होता ही नहीं है, आर्टिकल ए लगाया है आपने और यहाँ पे आप इसको प्लूरल कर दिया। ठीक है, ए नहीं लगाना है, लॉट्स ऑफ का मतलब ही है बहुत ज्यादा। अगर सर लगाना ही है ए, तो फिर अ लॉट ऑफ बोलना पड़ेगा आपको। ओके सर, समझे कि नहीं समझे? हल्का सा यहां से एरर का क्वेश्चन बनेगा, स्पॉट द एरर, फाइंड द एरर, करेक्ट द सेंटेंस, कुछ भी ऐसा जैसा यहां से ये बनेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन तो कहां देंगे हम इसमें आपको। ठीक है, बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? डन भाई, जो भी डाउट्स हैं वो क्लास के बाद, अभी नहीं। देखो इधर एक और चीज देखिए, अभी यहां पे लिखा है, अब यूज कैसे करना है, करेक्ट यूजेज समझ लीजिए। लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ को हमने अभी कहा कैन बी यूज्ड विद बोथ, काउंटेबल के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल के साथ कैसे यूज होगा, ये देखो कॉपी में लिखो इसको, लॉट्स ऑफ के साथ देखो। सो लॉट्स ऑफ, फिर मैंने यहां लगा दिया पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लॉट्स ऑफ पीपल अटेंडेड द इवेंट, या फिर अगर मैं ऐसे कहूं अ लॉट ऑफ के साथ, अ लॉट ऑफ बुक्स, यहां पे पीसीएन, आर ऑन द सेल्फ। ठीक है सर, समझ आ गया काउंटेबल के साथ कैसे यूज होंगे दोनों। अब अनकाउंटेबल के साथ दोनों यूज कैसे होंगे वो भी देखिए। अनकाउंटेबल के साथ तो लाइन स्टार्ट कहां से है, लॉट्स ऑफ, अ मत लगा देना यहाँ, अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसे भी फिर जस्टिफाई, इस लॉट्स ऑफ के साथ जस्टिफाई नहीं होगा। सुगर इज रिक्वायर्ड फॉर द रेसिपी, और अ लॉट ऑफ वाटर इज। सो ऑलवेज यूज लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ, बट नॉट अ लॉट्स ऑफ। सर जी अब तो हम सीख ही गए, एरर का क्वेश्चन यहां से अगर बनाएगा एग्जामिनर तो वो कैसे बना सकता है? ऑब्वियस सी बात है, वो a lots of कुछ लिख देगा, a lots of things, a lots of people were there, ऐसे जैसे, या बहुत लंबी लाइन बनाएगा, बीच में कहीं lots of को आएगा, ताकि आप इस चीज में क्या करें, आप इस चीज में फंस जाएं। बोलो जी, हो गया? ये भी हो गया। अगर तो आगे चलें, फिर आगे चले। डन, डन हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा एक और चैप्टर करना है हमने, अभी बहुत रहता है भाई। आज एक और चैप्टर जो आप कह रहे थे, किसी ने लिखा भी था।
चलो जी पांचवें पे आ जाओ। पांचवा जो बोलता है वो तो सर नंबर है, तो ये तो एडजेक्टिव में पढ़ लिया था। जी जी सर पढ़ लिया है। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल मैंने तो आपसे पूछ भी लिया, 1 2 3 ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये ही हैज टू ब्रदर्स तो नाउन है, उसके ठीक पीछे लगाया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग इट। द फर्स्ट, ये जो आया फर्स्ट और टाइम जो है वो नाउन है। डन सर जी, ये भी डन है। इसमें क्या है, पांचवा हो गया। फिर छठे में क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटिव थे सर जी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इनके लिए रूल्स आपको सीधे सीधे पता होने चाहिए। जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे सर, हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अगर ऑफ आता है तो पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन, बट स्टिल इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। हाँ, ईच ऑफ द बॉयज हैज, है ना। रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स विद इन अ ग्रुप, तो ईच के बाद नाउन चाइल्ड, ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ गिफ्ट। नीदर आंसर वाज करेक्ट, आंसर भी नाउन है, चाइल्ड भी नाउन है, तो नाउन को बता रहा है ये डिटरमाइनर्स, आसान सी चीज। सातवें पे देखो क्या है, इंटेरोगेटिव है सर, ये भी हमने कर लिया। यहाँ पे डबल एच फैमिली आगे फिर से इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स में व्हाट, विच, हुज, है ना। सो यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। विच कलर डू यू प्रेफर, हुज बैग इज दिस, तो ये सारे क्या हैं, ये आ गया इंटेरोगेटिव का डिटरमाइनर। यस, आठवां वाला आपको थोड़ा सा देखना होगा। 8th वन में आप एक चीज देखना, प्री डिटरमाइनर्स इनको हम कहते हैं। प्री डिटरमाइनर्स ये वो शब्द होते हैं दैट कम बिफोर डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर के पहले एक और डिटरमाइनर, तभी तो प्री डिटरमाइन। लाइक आर्टिकल से पहले हो सकते हैं, पोजेसिव के पहले हो सकते हैं, एंड एड एम्फेसिस, ओपिनियन और डिस्क्रिप्शन। और इसमें कॉमनली जो हम यूज करेंगे पढ़ेंगे वो ये है, सच, बट, रेदर, क्वाइट। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहे स्ट्रक्चर, पढ़ो जरा इनको और लिखो, कॉपी में लिखो सच। सच का इस्तेमाल देखो कैसे होगा। सच के बाद आर्टिकल ए और एन ही लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाओ, फिर नाउन लगाओ। सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, वट अ लवली डे, वेरी गुड। और बताओ, वट अ सिली मिस्टेक। ऐसे हम ये यूज, तो यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल ए एन भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आएगा, और उसके ठीक पीछे ये खुद आ रहे हैं। डिटरमाइनर के पीछे एक और डिटरमाइनर, इसको कहते हैं हम प्री डिटरमाइनर्स, जो कि सबसे अलग है, आठवां टाइप। एक्चुअली हमने पढ़ना ही यही था, है ना, बाकी तो आपने पढ़े ही थे। तो ये 8 हो गए हमारे यहाँ डिटरमाइनर। लिखो 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 कॉपी में, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, कुछ भी लिख दो यार आप, नाउन तो दुनिया भर के हैं, कोई भी नाउन यूज कर लो। रेदर का इस्तेमाल देखो, रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, रेदर एन अनयूजुअल चॉइस। और क्वाइट का इस्तेमाल, क्वाइट के बाद आर्टिकल ए एन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी। या तो ये तो चलो लाइन ही स्टार्ट इन्होंने यहां से की है, आप इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे। डिटरमाइनर चैप्टर आपका यहाँ पे फिर खत्म हो गया। बोलो जी चैट में नेक्स्ट डन। इफ यू ऑल आर डन तो बोलिए। सभी को लग गया पता, समझ आ गया, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म है। इसके अलावा एक और चीज आपको समझानी है, मैंने पहले भी मैंने आपको समझाई थी। लिखो, ये एक नेक्स्ट रूल है, हैव वर्सेस हैविंग के ऊपर भी सवाल। अब देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना, कि कमीशन के ही पेपर अगर देखें हम, इंग्लिश जहाँ पूछी हुई है और कौन कौन से ग्रामर के रूल्स पे पूछे हुए हैं सवाल, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और आई थिंक अगर आप खुद से करें इसको तो और अच्छा है, मेरे से कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, और मैंने जितना देखा है इस रूल के ऊपर सवाल रहता है। ये रूल क्या कहता है, आप सबको पता होगा, यहाँ पे जो कहानी है लॉट्स ऑफ, अरे निकेश जी लिखन था, ये लिखा तो था,
कि लॉट्स ऑफ अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज देयर, लॉट्स ऑफ था तो था, और अ लॉट ऑफ भी था, और लॉट्स ऑफ भी था उधर, फिर से दिखाऊं हैं। और आप हैं, मैं पहुंच गया कहाँ, उसके बाद मैंने प्री डिटरमाइनर भी पहुंच हैं ओए इतने पढ़ा दिए मैंने, अब पूछ रहा है मेरे से ये बंदा, हैं अलग ही लेवल पे। ये देखो इधर लिखा तो है अनकाउंटेबल लॉट्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ वाटर, अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा लॉट्स ऑफ भी, कंफर्म कर रहे थे। देखो अब यहाँ पे देखो, ये चीज मैंने आपको करवाई थी ना, करवाई थी, ये है हैव वर्सेस आई एम हैविंग में। मैंने आपको एक बात बोली थी कि पोजेशन के लिए हैव के साथ आईएनजी नहीं लगती है। मैंने तो ये भी कहा था आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि बहुत सारी जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। लगता है क्या, खुद सोचो जरा, नहीं लगता है ना? हाँ सर नहीं लगता है। और मैंने ये भी कहा था पोजेशन के लिए आई एम हैविंग कार, जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, मेरे को इसकी ट्रांसलेशन देनी है, मैं कैसे दूं? मेरे पास पेन है तो मैं ये बोलूं आई एम हैविंग अ पेन तो गलत हो जाएगा। मेरे को कहना होगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। और यही चीज है यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे पोजेशन के लिए नहीं आएगा सवनेश, आई एम हैविंग डिनर, डिनर डूनर करते रहो, ठीक है वो सही हो जाएगा। पोजेशन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ ये नहीं बोल रहे हो मेरे पास डिनर है। आई एम हैविंग लंच बोल दो, उसमें ठीक है, वो अलग लेवल है। हैविंग, अब आप, मैं ये नहीं कह सकता हैव के साथ आईएनजी लगता है, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? हैविंग सेड दिस है, हैविंग सेड दैट होता है एक फिक्स फ्रेज। यहाँ पे लॉजिक ये है कि पोजेशन के साथ हैविंग कभी भी नहीं होगा, और ये रूल है, इसी के ऊपर सवाल आया है। और इसके स्ट्रक्चर बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, चारों स्ट्रक्चर अभी के अभी करते हैं, जरा लिखो कॉपी में। हैव इज यूज्ड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस दी क्या, पोजेशन और ओनरशिप बताएगा। आई हैव अ पेन, आई पोजेस अ पेन, मतलब मेरे पास पेन है। आई हैव अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन अगर कहते हैं इज यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बट ओनली व्हेन हैव मींस एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। सवनेश जी ये एक्टिविटी थी आपकी, ये लिखा भी है हैव का मतलब अगर एक्सपीरियंस और एक्टिविटी है तब भी हैविंग होगा, आई एम हैविंग, वरना पोजेशन है तो गलत हो जाएगी लाइन। बस यही चीज सिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। आई एम हैविंग लंच, ठीक है, आई एम हैविंग अ हेडेक, ओके जी, आई एम हैविंग अ पेन, ये गलत है, रॉन्ग, वी डोंट एक्सपीरियंस अ पेन। हम पेन को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ बाइक, सीधे बोलो यू हैव अ बाइक, यू हैव अ कार, यू हैव अ हेलीकॉप्टर। बोलो जी समझ आया? इतना सा, आगे चलें फिर। इसी में अभी हैविंग में एक और चीज है, वो है स्ट्रक्चर बताना। और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये लिखो, क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने पूछा भी था एक डाउट इसके ऊपर, तो वो रूल है वो, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव अ पेन बोलो, शी हैज अ पेन बोलो, ही हैज अ बाइसाइकिल, हैज हैव लगा। नेगेटिव के बाद अब सभी केस में ऐसे नहीं बनेगा ये हैज हैव के बाद नॉट। मेरे पास पेन नहीं है तो मैं बोलूं आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, क्योंकि आप बोलेंगे सर हैज हैव से बनाया आपने, कैसे बोलूं? अगर आपको रूल का पता नहीं होता आप सोचेंगे ऐसे ही, आई हैव नॉट हैड अ पेन, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और वो तो गलत हो गया, मतलब अलग हो गया। आप कहना चाह रहे हो मेरे पास पेन अभी नहीं है, तो बनते हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ। ये रहा रूल, लिखो सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव, ये फिक्स है, इसको फिक्स कर लेना ब्रेन में, इसको फिक्स कर लो। तो इसीलिए क्या बनी लाइन, आई डोंट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन।
और यहाँ पे जो चीज आपने पूछी थी, जो डाउट था एक बच्चे का, वो था कि सर शी के साथ हैव कैसे आ गया। वो भी इंटेरोगेटिव में पूछा था हालांकि, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डज शी हैव अ पेन। अरे भैया सी के साथ डज आ गया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैव इस रूल का हैव है, इसको हैज मत कर देना गलती से भी। अगर आप यहाँ बोले शी डजंट हैज तो गलत, ये लिखा भी होगा, और शी डजंट हैव अ बुक ऐसे बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दी फॉर्म और कुछ नहीं किया, हैज मत लगा देना यहाँ पे। और एक नोट डाउन करने वाली बात भी है, तो करो जरा कॉपी में नोट डाउन। सर जी क्या करना है कॉपी में नोट डाउन? इवन दो, हालांकि हैज इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म इट चेंजेस टू हैव। और ये एग्जामिनर पूछता है भाई, क्योंकि वो दिमाग लगाता है कि आपको हैज हैव था, आप अपना दिमाग लगाएंगे वैसा वाला, तभी तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे 80-90% बच्चे क्या कर देते हैं, छोटी सी गलती कर देते हैं, एरर। तो ये छोटी सी गलती है तो छोटी सी, बट 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा इसमें। बोलो नेक्स्ट, डन हो गया? अगर बोलो भाई इसके बाद अभी एक चैप्टर और करना है हमने, एक चैप्टर अभी और करना है। नेक्स्ट लिखिए, अगर हो ही गया, हो गया ना, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब थर्ड वन पे है हमारे पास यस और नो वाला, मतलब इंटेरोगेटिव। तो रूल क्या बना देखो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, चाहे यहाँ पे ही क्यों ना हुआ, शी ही क्यों ना हुआ, उसके बाद भी क्या आया, हैव आया, हैज नहीं आता है, ठीक है। डू यू हैव अ पेन, डज शी हैव अ पेन, डू यू हैव, डज शी हैव मनी, डज शी हैव, कुछ भी बोल दो, पास का सेंस है क्योंकि। और डबल एच फैमिली में कैसे होगा, नॉट लगा दो चाहे, तो नॉट की पोजीशन कहाँ होगी, डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, जस्ट इन केस अगर आप नॉट वाला भी यूज करना चाहते हो, डू यू नॉट हैव अ पेन, ठीक है, ऐसी लाइन बन जाएगी। और डबल एच फैमिली में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इवन डबल एच फैमिली में नॉट बताते नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आपको नॉट लगाना होगा, आपको पता ही है, स्ट्रक्चर टेंस में पढ़ लिया था हमने, नॉट की पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होती है, तो वो रूल सभी के लिए एप्लीकेबल है। डबल एच फैमिली में देखो, व्हाट डू यू हैव इन योर बैग, तो व्हाट डू डज से आते हैं इनके आंसर, जो चीज आपको सिखाई जा रही है। और यहाँ पे देखो शी के साथ हैव आया, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, हैविंग हो जाएगा तो गलत होगा कि व्हाई इज शी हैविंग सो मेनी बुक्स, क्योंकि हैविंग कभी भी सही नहीं हो सकता, पास के सेंस में हैविंग हमेशा गलत होगा ही होगा, गलत होगा। डन, वेरी गुड, डन हो गया। हो गया ना। नेक्स्ट नेगेटिव प्लस एक्सटेंशंस, ये थोड़ा अलग है, ऐसा भी होता है एक्चुअली रूल। नेगेटिव का एक्सटेंशन कैसे, सब्जेक्ट होगा प्लस डोंट और डजंट होगा, फिर हैव आएगा प्लस एनी आएगा, नाउन है, टू है, वर्ब है, ऑन विद एटसेट्रा, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में नहीं है ये, सिर्फ नॉर्मल में। एक अदर लाइन लिख लो, आई डोंट हैव एनी पेपर, हम ऐसे बोलते हैं,
एनी का यूज, और यहाँ पे एनी के बाद तुरंत क्या आएगा, नाउन आएगा। और फिर हम या तो टू लगाते हैं या तो टू राइट ऑन, या विद, कोई भी प्रेपोजिशन आ सकता है फिर भाई लास्ट में वर्ब के साथ, यहाँ पे कोई भी प्रेप आ जाएगा, प्रेपोजिशन आ जाएगा। बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए नेक्स्ट, अगर आपने लिख लिया। हो गया? अगर हो गया तो चलते हैं फिर, बहुत धूल मिट्टी है भाई। चलो बस यही था ये रूल। तो ये रूल अगर देखा जाए तो ये रूल बेसिक सा रूल है वैसे, क्योंकि मॉडल वर्ब में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है, उसका ही ये एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है इसके साथ होता है ये, वैसे मॉडल वर्ब में ही पढ़ाता हूँ मैं इसको, क्योंकि ना ऐसे और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब आपको लगता है किसी और के साथ नहीं लिखी जाती हैं, फिर वो एक के साथ ही लिखी जाती हैं। किसके साथ? प्रेजेंट सिंपल के साथ। ये एक बेसिक सा रूल है। कैसे सर बताओ जरा, और कौन है? और इसमें आपका नीड भी आ जाएगा। देखो जरा, अगर मैं आपको ऐसे बताने लगूँ ना, देखो, आई नीड अ पेन। अब ये जो नीड है, ये जो नीड है, इसके भी तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। आई डू नॉट नीड अ पेन, देखो डू डज से बनेगा, शी डजंट नीड अ पेन, डज शी नीड अ पेन। ये देखो, नीड के भी किसके साथ बने, इसके भी उसके साथ बने। अगेन आई वॉन्ट अ पेन, वॉन्ट के देखो जरा केस कैसे बनेंगे, ये ऐसे बनते हैं। मैंने आपको रूल बता दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। आई डोंट वॉन्ट अ पेन, डू यू वॉन्ट अ पेन, इसीलिए तो डू यू वॉन्ट अ पेन होता है। सोचो जरा, आप कई बार यूज करते होंगे। डज सी वॉन्ट, वॉन्ट्स मत कर देना, डज के साथ ऑलरेडी एस सी एस है, तो ये सारे केस ऐसे बनेंगे। वॉन्ट के भी मॉडल वर्ब में ही है, ये मॉडल वर्ब ही है यहाँ पे। ये पढ़ा तो है आपने, वॉन्ट के भी केस ऐसे बनेंगे। हैव तो चलो है ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब, क्योंकि वो टेंस में भी आएगा आएगा, तो ऐसे ये इसका हो गया आई वॉन्ट। अच्छा, लाइक, डू यू लाइक हिम, यस, आई लाइक भी आ जाएगा इसी में ही। तो ये सारा मॉडल वर्ब में पढ़ाया जाता है एक्चुअली। लाइक के सारे केस बनेंगे ऐसे, डज शी लाइक, फिर उसके बाद आगे, क्योंकि जेरेंट भी लगा सकते हैं इसका, बट अगर नॉर्मली रखना है डज शी हैव तो है ही है, लाइक हो गया। डेयर भी थी एक वर्ब वैसे, मॉडल वर्ब, डेयर, नीड, वांट, तो डू डज से बनती है ये। आप एक चीज समझिएगा, किससे? डू डज से, पोजेशन का केस होता है अगर। अब आ जाओ, एक बच्चे ने लिखा था, डाउट था एक बच्चे का भी, सर जी भाई इसको भी करा देना है। तो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी जब आपका डाउट आया था, तो मैंने तो पहले से ही तैयार किया हुआ था। हैं हरामियों, लिखो टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स ऑन यूके इंग्लिश बेस्ड। मैंने पहले से लाया था लिख के, जब मेरी क्लास ऑन हो गई थी सुबह, तो जैसे आपका डाउट देखा था ना मैंने, वैसे मैंने लिख दिया था ये, ठीक है। चलो, आपको पता होगा यहां से आता है सवाल पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने आपको बोला भी था टेंसेस के बाद मेरे को याद दिला देना, मैं आपको करवा दूंगा, हालांकि आपने नहीं करवाई याद, तो वो कोई बात नहीं, इसको हम वहां पे पढ़ सकते थे। तो लिखो कॉपी में, नंबर 1, होता क्या है सर ये? कंडीशनल का मतलब क्या है? एक कंडीशन देंगे हमें। कुछ कंडीशन सुन लो पहले, इसकी हिस्ट्री से थोड़ा सा भूमिका बांध देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अपने इस स्पीच में। ऐसा होता है ना, कई बार पास्ट में गलतियां हुई हैं हमसे, और प्रेजेंट में रिजल्ट आता है उसकी वजह से। हमारे को एक रिग्रेट भी होता है, एक पछतावा भी होता है
कि काश हमने ये किया होता तो आज ये होता, काश हम वहां गए होते तो हम धाम खा रहे होते, काश ये ना हुआ होता तो ये ना होता। एक्चुअली ये ऐसे चलते हैं। पहचान इनकी सबसे बड़ी ये होती है, इफ लगा होता है आगे। अब आप बोलेंगे सर पहचान का पता कैसे लगेगा? लग जाएगा, नॉर्मली तो इफ नहीं लगता है आगे। हाँ सर, लगता तो नहीं है। तो जब इफ लग गया तो मतलब यदि, तो यदि वो कंडीशन है। लेकिन कुछ सच्चाई की बात भी होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी लगेगी। कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, ट्रुथ होती है, सच्चाई की बात है। अगर ये होता है तो वो होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। होती है कि नहीं होती है? द मोर यू स्टडी, जैसे हमने एडजेक्टिव में किया था, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द हायर यू गो, कुछ भी जितना ज्यादा आप कुछ करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। तो इंग्लिश ग्रामर में 4 ही होते हैं वैसे, ये कंडीशनल, पांचवा जो है वो मिक्स्ड है, वो बहुत एडवांस है वैसे, बट आप ना समझ जाना इसको। हाँ, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, ऐसी ऐसी चीज होती है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते बताओ जरा, इंग्लिश की क्लास में। हाँ सर, ये बड़ा मजा आया है। और मैं आपकी जगह होता एज ए स्टूडेंट तो हैं सबने जी, ज्योति, प्रिया, अगर आप इंग्लिश के टीचर होते और मैं स्टूडेंट होता आपकी क्लास में तो आप क्या करते? अरे सर जी पढ़ा ही रहे होते, और क्या करना था, हैं? तो ये चीज है। चलो जी देखो, अब लिखो कॉपी में नंबर 1। नंबर 1 लिखो, जीरो कंडीशनल टेंस क्या बोलता है। बस यही है, हमने आज यही पढ़ना है, इतना सही है आज के लिए। जीरो कंडीशनल में सुनिए, रियल एंड यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, ट्रुथ आ गया। तो इसमें पता क्या होता है, इफ के साथ जो आएगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। और दूसरी तरफ भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यहां पे वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, इफ प्लस सब्जेक्ट, बट अंडरस्टूड है ना। इफ के बाद क्या आया? यू। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हो तो यह गर्म बॉइल्स, मतलब उबलने लगता है। तो ये फैक्ट है ना। अब आपने खुद सोचना है ये फैक्ट है कि ऐसे ही है। ये फैक्ट है अगर आप देखेंगे। क्लियर? लिखो, कोई बात नहीं, सब सही होगा, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। पेपर थोड़ा लेट ही होगा, ठीक है। इफ पीपल डोंट वाटर प्लांट्स, अगर आप पानी नहीं देते पेड़ पौधों को तो क्या होगा? दे डाई। अब आप एक चीज समझो सर जी, यहां पे पेपर में कैसा, पेपर में एक पूरी लाइन आएगी और एग्जामिनर हो सकता है दे के साथ यहां विल लगा दे, और यही आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है। अगर हम पानी नहीं देंगे जीव इनको, किसी को भी, वैसे तो जीव जंतुओं को भी, तो भैया डेथ जो है वो निश्चित है, या फिर मिनिमम चक्कर आना निश्चित है ना। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट, तो ये यूज होता है फॉर फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ्स। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 लिखो, लिख लिया था कि रह गया था? नंबर 2, वो बाद में जो भी डाउट्स हैं बाद में हैं, तुम्हारे डाउट नहीं होने खत्म। फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा सर? अब देखो, रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर स्ट्रक्चर यूज होंगे इसमें। थोड़ा सा रियल और पॉसिबल संभावना है, मतलब इफ के साथ यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ओके सर, और यहां पे आएगा दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इस पे सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे आपको पता होना चाहिए। टेंस आपने पढ़े हैं तो ज्यादा मुश्किल होगा नहीं है, ये है। अब एग्जांपल देखो,
अगर कल बारिश होती है तो इफ इट रेन्स टुमारो, तो हम कैंसल कर देंगे प्लान, वी विल कैंसल द ट्रिप प्लान। ऐसे होंगे ये यूज। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम। तो एग्जाम तभी पास होगा फ्यूचर में अगर आप मेहनत करते हो, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, सो लिख दिया हमने, इट इज यूज्ड फॉर रियल पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल में अच्छा करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा होगा, और ये हम ज्यादातर यूज करते हैं एक्चुअली। एक पहला वाला तो हो गया जीरो कंडीशनल, मतलब बिल्कुल सच्चाई जिसमें होती है, सच, ट्रूथनेस है उसमें। और ये वाला है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में इफ के साथ देखो, एक सिंपल सा इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब इफ के साथ फिर से एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, इस तरफ क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर। ये दोनों तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़े। ओ भाई पहले रूल तो देख लो सनी कुमार, ऐसे कैसे होगा, पहले ही फ्यूचर है तो रुक जाओ, सारे रूल तो देखो आप। फिर अगर एग्जामिनर ने, तो वही तो बात है, फिर वो स्पॉट दी एरर का क्वेश्चन बनता है यहां से, वो गलत लिखा उसने। करेगा एग्जामिनर अगर यहाँ इफ यू विल स्टडी यू विल पास, तो गलत है ना, विल थोड़ी आएगा, स्टडी आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। वही तो आपने पता लगाना है। ओहो गड़बड़ की है इसने, ये है। फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना हम तो हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, सेकंड कंडीशनल। ये होता है अनरियल और पॉसिबल प्रेजेंट और फ्यूचर, बट मैं लिखूंगा इसको वेरी इंपॉर्टेंट। पहले दो तो बहुत ही आसान है, आगे तो आपकी किस्मत है। लास्ट के तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके आने के चांसेस ज्यादा है, यहां से स्पॉट दिया है। और हैं चांसेस ज्यादा इस चैप्टर के, छोटा सा चैप्टर है ये कंडीशनल वाला। ये है इसका स्ट्रक्चर, लिखो इसको, लिखो इफ प्लस पास्ट सिंपल। अब यहां पे यूज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस होता है यूज। और इस तरफ विल के साथ भी नहीं होता, वुड के साथ होगा यूज, बेस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइन देखो, एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड ड्राइव टू वर्क, तो मैं ड्राइव करता उसको काम के लिए, काम पे जाने के लिए ड्राइव करता। अगर उसने पढ़ा होता, इफ शी स्टडीड शी वुड पास द एग्जाम, तो उसका एग्जाम पास होता। तो ये यूज किया जाता है फॉर अनलाइकली और इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, लिखो लिखो जी लिखो। अगर वह दौड़ी होती, शी वुड विन द रेस। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया आपने। और ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, इसमें रूल को फॉलो करो बस, ठीक है, रूल को फॉलो करो। इफ आई अटेंडेड द क्लास, आई वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। अगर मैं क्लासेस अटेंड करा होता तो मेरे भी 50 से ज्यादा मार्क्स आ गए होते। लिख लिया सभी ने, सभी छात्र और छात्राओं ने लिख लिया। छात्र वो लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, हैं सारा तो लिख रहे हो सर, लिख तो रहे हैं सारा ही, मतलब वो लिखा करो जो समझा आपने, ठीक है, जो आपने समझा उसको लिखा करो। सो ये भी हमने कर लिया सेकंड कंडीशनल, अनरियल पॉसिबल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। इफ प्लस पास्ट सिंपल और वुड के साथ बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
चलो जी नेक्स्ट देखिए। अब इस पे तो भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के सवाल, मतलब सोच लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। भाई साहब सर जी रूल बता दो जल्दी से क्या है इसका। रूल है, इसको बोलते हैं हम थर्ड कंडीशनल टेंस। अनरियल पास्ट, जो पास्ट बीत गया और नहीं हुआ, नहीं हुआ वो, तब हम बोल रहे हैं ऐसा। तो इफ के साथ आ गया पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड के साथ लगी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर भी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल का मतलब भी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैं कह सकता था इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव एंजॉयड। अगर मैं वहां गया होता तो मैं एंजॉय कर रहा होता। इफ आई हैड स्टडीड मोर कुछ भी, तो वुड हैव पास द एग्जाम। वैसे ही इफ आई हैड नोन हिम और हर, अगर मैं उसको जानता ना सर तो मैं उससे बात ही ना करता। सो आई वुडंट, नॉट लगा दो अगर नॉट लगाना है, आई वुडंट हैव टॉक्ड टू हिम हर, जो भी है। ऐसे इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हम जल्दी निकल गए होते तो फिर जल्दी पहुंचते। वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। हाँ मतलब ऐसा है ना, पास्ट चला गया है अब आपका, अब आपको इसमें पछतावा ही होता है, इसमें पछतावा है। वो जो आप ऐसा पास्ट आपका जो बीत गया और आप बोल रहे हो कि मैं उसको चेंज शायद हो सकता था, हो सकता था अगर थोड़ा बहुत करते। हाँ अभिनव जी, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके ऊपर सवाल के चांसेस ज्यादा होते हैं। भाई लिखो और बोलो डन, डन बोलो डन, बस यही है वैसे एक्चुअली, इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। तो रूल क्या क्या थे सर? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, देखो जरा यही नहीं थे रूल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और यहां पे भी क्या प्रेजेंट सिंपल, ये था आपका जीरो कंडीशनल। फिर आपने फर्स्ट किया इफ के साथ क्या प्रेजेंट सिंपल और इधर सिंपल फ्यूचर। भाई याद तो ऐसे करेंगे आप। फिर आपने सेकंड कंडीशनल पढ़ा तो ऐसा समझो इसमें सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म लगेगी, इसको ऐसे समझ लो इफ प्लस पास्ट सिंपल। और अब विल से नहीं होगा, किससे होगा सर जी? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ना एग्जामिनर के पास बहुत सारे तरीके हैं, क्या पता कौन सा टेंस लगा देगा, हेड लगा देगा, वुड के साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी। और एक पढ़ा आपने थर्ड कंडीशनल, वो क्या था? इफ के साथ सर जी पास्ट का परफेक्ट, और इधर वुड हैव के साथ, वुड हैव के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो गलत है, हैव भी आएगा फिर वहां। ये ही पढ़े आपने और इन्हीं से चांसेस हैं पेपर में आने के, इन्हीं से चांसेस हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला है वो बहुत एडवांस है। हालांकि मैं करवा तो दूंगा ना आपको, बट है एडवांस है, उसका यूज एडवांस इंग्लिश में होता है। अगर आप स्किप करना चाहें उसको तो कर सकते हैं, बट इनको मत करना। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये सवाल है आपका कंडीशनल टेंसेस के ऊपर। ओके ओके और नॉट ओके बोलो भाई। अब देखो यहाँ जो थोड़ा सा एडवांस है, जो सर आप कह भी रहे हो, वो क्या कहानी है इसमें? इसको कहते हैं हम मिक्स्ड कंडीशनल। मैं तो यही कहूंगा या तो छोड़ ही देना इसको अगर छोड़ना चाहते हैं, बट अगर समझना है तो थोड़ा समझ लो। मिक्स्ड जो कंडीशनल है ना आपका, इट इज यूज्ड व्हेन टाइम इन द इफ क्लॉज जो है
एंड मेन क्लॉज में डिफरेंट हैं। सर जी डिफरेंट ही थे, वैसे नॉर्मल में भी थे डिफरेंट, एक को छोड़ के, जीरो को, उधर दोनों सेम थे, मेन क्लॉज भी इफ क्लॉज भी, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल। अब इसमें दो टाइप आ गए, इसमें मिक्स्ड कंडीशनल में भी आगे कितने हैं, दो टाइप, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए है पास्ट की ऐसी कोई कंडीशन और रिजल्ट किस में है, प्रेजेंट में रिजल्ट। पास्ट में होगी कंडीशन, रिजल्ट होगा प्रेजेंट में। दूसरी कंडीशन होगी प्रेजेंट को पास्ट से। समझो, देखो, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग डिडंट हैपन इन द पास्ट एंड नाउ यू आर फेसिंग इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट। पास्ट में नहीं हुआ, दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग इन द प्रेजेंट। और रूल क्या है इसका, इफ के साथ आता है पास्ट परफेक्ट प्लस वुड आएगा और इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर जी ये तो बिल्कुल ही मिक्स्ड कंडीशनल हो गया, मतलब मिक्स ही हो गए सारे, नाउ और प्रेजेंट। यस, मैं तो ये कहूंगा ऐसा ना हो कि फिर आप हाँ या तो ही मिक्स्ड कंडीशनल को पढ़ना ही छोड़ दो हैं कि सर अगर नॉर्मल में ये आ गया तो हम तो लॉजिक लगाएंगे कि ये पार्ट गलत है, ये तो मिक्स्ड है, तो इसको छोड़ ही देना भी अच्छा है ना, छोड़ ही देना। बट अगर देख लेना, एक आधा देख लो, इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। आप बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर होता अगर मैंने मेडिसिन की पढ़ाई कर ली होती, बट मेरे को अभी क्या है, रिग्रेट है, पछतावा है, क्योंकि आई डिडंट स्टडी मेडिसिन, मैंने नहीं पढ़ाई की मेडिसिन की, एंड नाउ आई एम नॉट अ डॉक्टर। है थोड़ा टफ है। हाँ, ऐसा ना हो कि ये वाले मिक्स हो जाएं आपके, इससे अच्छा है कि कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मिक्स्ड कंडीशनल छोड़ देना। नहीं तो इफ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड लिव इन दिल्ली नाउ। अगर उसने टाइम पे जॉब ले ली होती तो वो दिल्ली में रह रही होती। बस ये है टाइप ए। टाइप बी क्या है वो भी देख ही लो, वो देखने में क्या जाता है। हाँ चलो सर देख लेते हैं, आपने बोला देखने में क्या जाता है। टाइप बी बोलता है प्रेजेंट की कंडीशन, टाइप बी प्रेजेंट की कंडीशन और रिजल्ट किसमें, पास्ट में। इट इज यूज्ड व्हेन अ प्रेजेंट सिचुएशन जो है कॉज करेगी रिजल्ट इन द पास्ट, व्हेन अ प्रेजेंट सिचुएशन। और इसका जो रूल है वो कहता है इफ के साथ आएगा पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड हैव के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप समझे होंगे। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था वैसे पास्ट परफेक्ट जो आपने थर्ड कंडीशनल पर था, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि जब ऐसा था इफ प्लस पास्ट सिंपल तो यहाँ वुड के साथ क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तभी तो मिक्स्ड कंडीशनल बोला। अब इसमें सारे दो कंडीशनल मिक्स हो रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट। एग्जाम्पल में देखो, इफ आई वर टॉलर, यदि मैं थोड़ा सा बड़ा होता, इफ आई वर टॉलर आई वुड हैव ज्वाइन द बास्केटबॉल टीम। मतलब क्या हुआ, मैं अभी टॉल, आई एम नॉट टॉल नाउ, सो आई कुडंट ज्वाइन द टीम इन द पास्ट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा टॉल होता तो मैं भी ज्वाइन कर लेता बास्केटबॉल की टीम और कंपटीशन में जाता। इफ ही वर मोर केयरफुल ही वुडंट हैव ब्रोकन द वेस। मतलब अभी भी वो केयरलेस है, ही इज केयरलेस नाउ, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही ब्रोक इट। कंपैरेटिव, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, क्योंकि सबसे आगे इफ आ चुका है और इफ से पहचान हो गई बेटा। नॉर्मल लाइन होती तो आप सोचते ना, तो आपने कॉमा लगा दिया, इफ आई वर टॉलर, रुक गए आप, तो यहां पे नहीं। ठीक है, वो मेंशन नहीं किया इन्होंने। टॉलर में भी टीम के साथ हो रहा है, मे भी किसी इंसान के साथ हो रहा है कि अगर मेरी हाइट भी बड़ी होती, आपकी हिंदी ये है, मेरी हाइट भी बड़ी होती तो मैं भी टीम में होता। तो आप टीम में नहीं है क्योंकि आपकी हाइट जो है वो क्या थी, छोटी थी। ये ऐसा वाला है टाइप नंबर बी।
मतलब प्रेजेंट कंडीशन बट पास्ट का रिजल्ट। पास्ट में आपको टीम में नहीं लिया गया क्योंकि प्रेजेंट में आप अभी भी छोटे ही हैं। यू आर नॉट टॉल इनफ, यू आर नॉट। चलिए जी, हो गया, हो गया जी। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है। और अब आपके सिलेबस में एक और चीज़ मेंशन है, वो लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं ये भी बता दूं आपको प्यारे बच्चों, जो सिलेबस में मेंशन है किया हुआ, वो किया हुआ है कि आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी पता हो। और ये आखिरी स्टेज है आपके सिलेबस की। करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल आएंगे। तो इसी को तो यही तो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। चलो जी, यहाँ पे करते हैं जरा 10 सवाल और आप सबका स्कोर देखते हैं कितना कितना होगा। ये सारा आप कर सकते हो। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ सकता है, टेंसेस से आ सकता है, वॉइस से आ सकता है, नरेशन से आ सकते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, इवन ईडियम्स के ऊपर भी आ सकता है। अगर एग्जामिनर चाहे, उसकी मर्जी है, एक आधा सवाल डाले ईडियम्स फ्रेजेस के ऊपर, फ्रेजल वर्ब के ऊपर। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे और टेंसेस पे, इन पे पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे सर जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपके सिलेबस में है वो इनडायरेक्टली आपने सारा ही पढ़ लिया है। पहला है ही डू नॉट नो द आंसर। पहले में आपको पता है ही के साथ यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे आएगा डस। डस मैंने आंसर लिखे हुए हैं आगे, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। बताओ। ओए, यहाँ देखो देन नहीं लगा है। कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होता है, वो सी के साथ हैज लगाओगे बेवकूफ। थर्ड में मत जाओ। अच्छा, थर्ड का हैज है, दूसरे का आंसर बेस्ट नहीं होगा सवनेश जी। कैसे कैसे कहाँ लगाओगे आप बेस्ट हैं? सी इज बेस्ट, फिर तो द बेस्ट होगा। भूल गए आप, दूसरा भी गलत कर दिया आपने, दूसरा भी गलत कर दिया। सी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। देखो इसको ध्यान से। दूसरा बाद में करना है तो तीसरा कर लो। चलो, आपका कॉन्फिडेंस का एको डगमगाना। तीसरा बता दो। तीसरा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ पेन। कहाँ पे एरर है बताओ, तीसरा बताओ, ताकि कॉन्फिडेंस आपका लो ना हो जाए। ठीक है, गुड। हाँ जी बताओ। अच्छा, बता दिया था आपने सर जी। ईच सिंगुलर वर्ब लेता है, ऑफ के बाद प्लूरल लगाया है, बट यहाँ पे क्या है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हैज होगा। एरर था यहाँ पे। सेम वे में द मैन विच, विच नहीं आएगा। आदमियों के लिए, पीपल के लिए क्या यूज होता है, हु होता है यूज। गलत तो चलो सारे ही हैं, बट क्या पता कोई सही भी हो। हाँ, वो भी आपने देखना है। नो एरर। चलिए, पांचवा, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल। रूल याद करो। यस सर, वही रूल है कि हमें जो वर्ब लगानी होती है वो क्लोज सब्जेक्ट देख के लगानी होती है, इसीलिए पांचवे में हैव नहीं आएगा।
है तो गलत ही है ये है। तो क्या क्या आएगा, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल हैज। चलो छठा देखो, आई एम लाइकिंग दिस मूवी वेरी मच। सर जी लाइकिंग नहीं होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता, यहाँ पे होगा आई लाइक दिस मूवी वेरी मच, आई लाइक। चलो जी सातवां, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। शी इज दी, बट यहाँ कंपेरेटिव डिग्री चाहिए आपको, ऑफ द टू नहीं लगेगा मोस्ट में, ये भी आप बाद में करो चाहे। छठा भी आप शायद, सातवां आठवां देखो आप, आठवां बताओ। चलो आप दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। आठवां क्वेश्चन देखो, ही इज वर्किंग हेयर सिंस 2 ईयर। यहां पे इज वर्किंग गलत है, और 2 सालों से यहां फॉर भी आएगा और साथ में ही हैज बीन वर्किंग। जनरली कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है फॉर सिंस फॉर। क्लियर, सिंस का यूज भी यहां गलत ही है, मतलब 8th में भी एरर है। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ टीचर। सर जी बिल्कुल सही तो है, नहीं बबुआ, आपको पढ़ाया था ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब तो ठीक है इज, लेकिन फ्रेंड थोड़ी होगा, माई फ्रेंड्स होगा, ऐसा लगेगा, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना होगा। और 10वां सवाल बताओ, आई मेट एन यूरोपियन आर्टिस्ट एट द गैलरी। इसका मतलब है आर्टिकल वाला है, एन यूरोपियन नहीं होगा क्योंकि साउंड किसका है, यू का साउंड है, यू का मिटा देता हूं, यू का साउंड है, इसीलिए यहां पे आएगा ए यूरोपियन। चलिए आपके सवाल सही हैं ये। अब दूसरा और 7वां, एक आखिरी चांस है आपके पास, एक आखिरी चांस है 2nd और 8th 7th को ठीक करने का। सेकंड वन में बताओ क्या होगा, शी इज बेटर देन एनी गर्ल इन द क्लास। अरे याद करो वो जो मैंने एडजेक्टिव चैप्टर, आप तो कॉपी में लिख रहे हो, देखो जरा एडजेक्टिव चैप्टर में जब ये देन आता था तो कैसे हमने किया था। कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा यहां, दूसरा, हाँ अब आप पहुंचे सही जगह। एनी अदर आता था तो यहाँ पे भी वो एनी अदर आएगा, अब आपका दूसरा सही है। आता था ना, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ऐसे होगा। और यहाँ पे भी आ जाओ, अब 7th को भी करो जरा, शी इज द मोर, अब यहाँ ऑफ द टू लगा है, आप सुपरलेटिव में ले जा रहे हो इनको, इसको भी आप सुपरलेटिव बोल रहे थे, शी इज द बेस्ट। ऑफ द टू भी तो होता है दो में से कोई एक, तो यहां क्या आएगा, शी इज द मोर ब्यूटीफुल, या तो यहां पे गर्ल आएगा, शी इज द मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टू। ब्यूटीफुल के बाद आपको लगाना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है, तब जाके सही होगा 7th में, ठीक है। बाकी तो ठीक है यहाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे फिर से गलत जा रहे हो, देन लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, देन भी नहीं आएगा, देन जब आएगा तो फिर ऑफ द टू नहीं आएगा ना, ऑफ द टू है यहाँ फ्रेज पूरा, ऑफ द टू को देखना होगा हमें यहाँ पे, ठीक है। मोर के ठीक पीछे द, ये एरर है, नहीं ये एरर नहीं हो सकता। शी इज, देखो आप 7th वन, बाकी यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, 7th वन को देखें, शी इज द मोर ब्यूटीफुल, या तो वन आना था यहाँ, वन ऑफ द टू, या तो शी इज द मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टू, हाँ वन भी आ सकता है, यस। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि दो में से एक, कंपैरेटिव फॉर्म है, दो में से एक, ठीक है। अरे ब्यूटीफुल के साथ मोर आएगा, कंपेयर नहीं हो रहा है, और क्या आएगा यहाँ पे, सोचो जरा, खुद सोचो ध्यान से, ये आंसर है यहाँ पे। और रही बात इसकी, तो एनी इंक्लूड्स द सब्जेक्ट हरसेल्फ, सो वी यूज एनी अदर भी आएगा यहाँ पे, शी इज बेटर एनी, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन थे जहां पे आपको एरर थे। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करते हैं एक और, ब्यूटीफुल के साथ कैसे होगा सुपरफ्लस अमन, नहीं होगा, क्यों,
ब्यूटीफुल खुद कंपेरेटिव थोड़ी है यार, जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, तो जिनके साथ हम ई आर ई एस टी नहीं जोड़ पाते उनके साथ मोर और मोस्ट ही आता है, कंपेरेटिव फॉर्म में मोर आएगा, कंपेरेटिव फॉर्म है मोर आ गया, ठीक है, क्लियर, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, डन। चलो जी नेक्स्ट सेट करो, ये आखिरी सेट है, वैसे ये आखिरी सेट है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि देखो ऐसे ही अब आपको ये चैप्टर खत्म है, करेक्शन तो भाई खत्म ही नहीं होंगे, इतने करेक्शन है। चलो जी करो इसको। हाँ द मोर में भी एरर हो सकता है, अब डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से होंगी ये चीजें, कैसे है क्या है, करो करो। मैं बिजी हूँ, शाम के टाइम 5-6 बजे। हेलो हेलो हेलो, चलिए भाई बताइए पहले में कहाँ पे एरर है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ही सेड, देखो सिंपल सी बात है, सेड के साथ जो है कभी भी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, या तो इसको सेड टू मी करो, या तो बेटर वे है सेड को हटा के यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ये भी पास्ट है तो वो टोल्ड हो जाएगा फिर, है ना, ही टोल्ड मी आंसर है, आगे तो यहाँ लिख के कोई फायदा है नहीं, तो इस तरह से होना था, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम। सेकंड वन है द टीचर गेव मी एन एडवाइस, आर्टिकल एन नहीं लगेगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये भी गलत है, दूसरा भी कर लिया आपने। तीसरा सेज सीनियर, सीनियर के साथ आपको पता है देन का इस्तेमाल नहीं होता है, यही तो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये एरर है, ये भी कर लिया, टू का इस्तेमाल होता है आपको पता है। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये सारे रूल अब देखो ग्रामर के रूल कहीं से भी उठ के आ जाएंगे, आपको पता है मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इनमें से कोई एक लगाओ, दोनों जस्टिफाई नहीं है, चौथा भी कर लिया, या तो मोस्ट को हटा दो, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, या दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट बोलिए, मोस्ट को ही हटा दो। फिर पांचवा आई हैव रेड द बुक यस्टरडे, पांचवे में बताओ, वेरी गुड सर जी, यस्टरडे बीता हुआ समय है और बीता हुआ समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं लगता है, इसको आपको पास्ट सिंपल में ले जाना होगा, आई हैव को हटा दो, आई रेड द बुक यस्टरडे, क्लियर। छठा करो, ये छठा आ गया उसी पे जो आपने अभी पढ़ा आज ही, तो शायद ये आप गलत करें क्योंकि आज ही तो पढ़ा है ना। इफ आई विल सी हिम आई विल टेल हिम द ट्रुथ, क्या लग रहा है, ये तो वही आ गया जो आपका डाउट भी था कि सर जी आगे ही अगर विल तो विल ही नहीं होगा यहाँ पे एक्चुअली, इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द ट्रुथ, तो छठा भी आपने कर लिया, एरर है ना इसमें, इफ के साथ यहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा क्योंकि यहाँ से भी पता किया आपने आई विल टेल हिम द ट्रुथ, जो आपने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा था वही है ये। सातवां देखो नीदर और नॉर वाला रूल है,
नीदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। सेवेंथ क्वेश्चन इजी पीजी तरीके से कर लोगे, वर्ब चैप्टर पढ़ लिया अगर, तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वॉज की जगह यहां आएगा वर। प्रेफर के साथ क्या आता था, है कुछ याद एडजेक्टिव चैप्टर में? सो आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर है क्योंकि आपको पता है टू आएगा देन नहीं आएगा। जी जी। नाइन्थ वन है नो वन ऑफ देम केम टू द पार्टी। अच्छा, मैं नाइन्थ का आंसर आ गया था। ओके ओके ओके, यस। नो वन नहीं आएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, देम, क्योंकि नो वन तो नो बडी नो वन ये सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं और यहाँ पे लगा है देम, तो मतलब नन ऑफ देम की बात हो रही है ना, तो नन ऑफ देम केम टू द पार्टी। वेरी गुड। ओके जी, मेरा ध्यान कहीं और था है, मैं सोच रहा हूँ इनका आंसर ही नहीं आ रहा है। ओके जी, 10वां सवाल करो जी। सो के साथ दैट आता है वे, सबनेस नहीं आता, तो फिर दैट में एरर कैसे हुआ अभिनव? कैन में एरर है। बताओ भाई, पूनम, अमन, मनीष, शनि, अभिनव, ज्योति, मनोज, रेखा, करिश्मा, प्रिया, सो गए सारे के सारे सुबह सुबह? ओ सर जी, लग तो ऐसा ही रहा है, सो ही गए हैं। देखो यहाँ लिखा है सी ही इज सो रिच दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। यहाँ पे लॉजिक सही नहीं है। अगर कोई अमीर है, ही इज सो रिच, तो रिच नहीं होगा, यहाँ होगा पुअर। अगर हमें इसको जस्टिफाई करना है, इफ ही कांट अफोर्ड अ कार, अगर कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है तो वो पुअर है। सेंस नहीं बनी तो एरर तो निकालना था ना, ही इज सो पुअर दैट ही कांट अफोर्ड। बट एक और एरर भी है इसमें सर जी, क्या? अगर रिच को सही रखें, ही इज सो रिच दैट ही, यहाँ कैन आएगा, फिर कांट नहीं आएगा, नॉट हटा दो जो आपने निकाला है ना, कैन। क्योंकि अगर रिच है तो ही कैन बाय एनीथिंग ही वांट, ही इज सो रिच दैट ही कैन अफोर्ड अ कार। तो ये आपके हो गए 10 आए भाई, 10 में से 10 किस किस के आए? 10 आउट ऑफ 10। अब ये है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, और इसका मतलब है ग्रामर में आप सब अब तो बोलो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करिएगा, फिर हैं यही बोलूंगा मैं फिर। अब इंग्लिश ग्रामर आपकी यहाँ पे हो गई। अच्छा, ये आंसर है, यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन होंगे आंसर दिए हुए, तो इनको आपने देख लेने हैं ना, आंसर्स हैं ये। इंग्लिश में मेरे को बता देना भाई, जो जो पीडीएफ रहे हैं आपको भेजने को, है ना, मैं अभी अपडेट कर दूंगा, आपको भेज दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ इंग्लिश ग्रामर हो गया ना खत्म। अब बचा जीके। अब मेरे को एक चीज आप बता दो जरा, जीके में आपने कल्चर में क्या क्या पढ़ लिया था भाई, ये बता दो मेरे को, यहाँ पे इस पेज पे बता दो, फिर मैंने वो आपको पढ़ाना है। बताओ कल्चर में क्या क्या टॉपिक है सर, पहले आप ये बताओ हमें, फिर हम बताते हैं। देखो कल्चर में है टॉपिक आपके, आपने मुझे लगता है आर्ट, जो पेंटिंग वाला था, आर्ट एंड कल्चर, वो कर लिया है। पेंटिंग मतलब चित्रकला, एक था लैंग्वेज और डायलेक्ट के ऊपर, ये कर लिए थे हमने। मेरे को ये आप बता दें यहाँ पे। हाँ,
हाँ हाँ, अब जीके पे ज़्यादा फोकस होगा। अब लैंग्वेज कर लिया था, भाषा। ओए मेरे को बताओ जरा, इसके अलावा आपने मुझे लगता है टेम्पल्स कर लिए थे, टेम्पल्स। और क्या बौद्ध मठ, वो भी कर ही लिए होंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। टेम्पल्स आपने कर लिए होंगे। इसके अलावा फोर्ट्स, किले और महल, ये भी कर लिए हैं आपने। अब मुझे लगता है मिनरल्स टॉपिक आपको, हाँ आपको तो करा ही दिया था जियोग्राफी में, हाँ मिनरल्स करा दिया था। इसके अलावा फेयर्स और फेस्टिवल, मेले और त्योहार, ये करवाया है कि नहीं करवाया है? इसके अलावा डांस जो होता है, फोक डांस, और आपका सॉन्ग्स भी होते हैं, और आपका एक ड्रामा भी होता है, ड्रामा मतलब नाटक। ये सारे पीडीएफ मैंने अपडेट तो कर ही दिए हैं, है ये बात की नहीं है? मतलब ये दो टॉपिक अभी नॉट डन है ना, ये लिख रहे हो ना आप? नो, ठीक है। इसके अलावा ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये तो नहीं करवाया, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में तो कैसे होगा? मतलब अगर 9 से पढ़ाऊंगा तो 1 बजेगा इसमें। पंगवाल नहीं, हाँ पीडीएफ भेज दिए ना, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आप लिख देना। ट्राइब्स हो गया ना, ये हो गया, और क्या है इसमें? फेयर, फेस्टिवल, फोक डांस, सॉन्ग, ड्रामा, फोर्ट्स हो गए, महल, पैलेसेस, ये तो हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी, और ये भी। चित्रकला, कल्चर, कल्चर में और क्या रहता है? हाँ हाँ, वो जियोग्राफी का है, वो मेरे को ध्यान है। रिवर्स और डैम्स रहता है, ठीक है, रिवर्स एंड डैम्स है। उसके अलावा 2011 का सेंसस है। उसके अलावा बजट में जो योजनाएं हैं, प्लस अगर मेरे पास टाइम लगा तो इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा बहुत, क्योंकि एक आधा सवाल फंसेगा वहां से। बजट 2000 और रिवर्स और डैम्स है, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस ही लिखवाया था, पॉलिसीज वैसे करवा दी हैं, बट ठीक है, उस पर भी कोशिश करूंगा कि आपको जो नई पॉलिसीज हैं वो भी एचपी की करवाएं हम, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो होगी। आर्ट एंड कल्चर में नहीं किया ये, पेंटिंग, चित्रकला, ठीक है, नहीं किया होगा तो वो एक सेकंड में अगर देख ही लूँ यहाँ, और क्या क्या टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक, ये आपने ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, पहनावा, पहनावा कैसे पहनते हैं यहाँ पे लोग, और यहाँ पे ज्वेलरी कैसी कैसी होती है। वैसे है कुछ भी नहीं है इसमें मेरा बताने का ज़्यादा, ऐसे ढाटू होता है, लोहिया होता है, लुआंचरी होती है, ये गद्दियों की ड्रेस है ना, क्या क्या वो लगाते हैं, है ना, नाक, ये मतलब नथ, चौक, ये हर एक चीज़, हार। चलो है नहीं मेरे करवाने के वैसे, रिश्ता क्या होता है ना, बट चलो कर लेंगे, हम करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। बट मैंने पीडीएफ भेज दिया, अगर आप खुद वहां से लिख के ले आए तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ड्रेस हो गया, पहनावा हो गया, तो आई थिंक ये भी नहीं किया है हमने। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं, ट्राइब्स है, महल थे, और चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं इसी क्लास का पीडीएफ ओपन करके देख लूँगा जो इनको रहता है पढ़ाने को। अच्छा, बर्थ, डेथ और विवाह, फेयर, फेस्टिवल, हम्म, ठीक है ठीक है। ये चीज़ भी नहीं करवाई है ना, ये जो कस्टम्स में आता है, ये कस्टम्स, आपका बर्थ, आपका डेथ, और आपका मैरिज, मतलब जन्म से लेके जो रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, सूतक लगता है, डेथ होती है तो वहाँ पे पातक लगता है ना, गरुड़ पुराण पढ़ता है पंडित, है ना, बर्थ होती है तो उसमें अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, खाना कब देते हैं बच्चे को, उसके बाल काटते हैं, यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ डलता है, ये हमारा कल्चर है एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का, ये है। और मैरिज, विवाह में जो स्टेप्स होते हैं, और विवाह आएगा ट्राइब्स के ऊपर कि झंझराड़ा टाइप किस में होता है। गद्दियों में 5 टाइप का विवाह होता है, भाग के शादी होती है, अलग अलग होती है ना, लकड़ी तोड़ के कहाँ पे, हाँ डाइवोर्स के ऊपर भी आते हैं, डाइवोर्स भी इसी में ही, मैरिज है तो वो इसी में ही है सब कुछ। फिर बर्थ, डेथ, डेथ में एक चीज़ और पढ़ी है आपने, किस डिस्ट्रिक्ट के लोग वो जलाते हैं, फूंकते हैं, दबाते हैं, है ना, किन्नौर में,
है ना, ये यही रहा है ना हमें जो मेंशन किया हुआ है ना एग्जामिनर ने जीके में, एचपी की जियोग्राफी और कल्चर। बहुत कुछ है, आप सोचिए कम से कम कोई 40 टॉपिक है ये जो करवा दिए मैंने उनको मिला के, जो मैंने आपको करवा दिए अगर उनको भी काउंट करें कम से कम 40। तो 40 में से सोचो आपको यही रहे हैं थोड़े से, 1 2 3 3 6 और 7 8 9 10, 10 कर रहे हैं। और ये है कुछ नहीं, ये 2 2 पेजेस के होते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है ये वाले। तो ये है जियोग्राफी एंड कल्चर। हाँ हाँ, डुबंत फुकंत वगैरह वगैरह, ठीक है जी। हाँ, तसुद तवज्जी, हाँ ये चीज़ें हमने पढ़नी है। बट मैंने पीडीएफ भेजे हैं, आप आज एक काम कर लेना, जो जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे इनको कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हेडिंग हेडिंग लिख ली। बाकी मैं आपको क्लास में फिर करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर, ठीक है। क्लियर, मिलें फिर आपसे फिर कल, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर लंबी क्लास लेनी होगी सुबह से, मतलब जैसे 12 बजे तक, जैसे अभी 11:30 तो हो ही गए हैं, पर 2 2 घंटे में हमारे बहुत सारे टॉपिक निकलते चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो चीज़ ठीक है। और इंग्लिश में कुछ नहीं होगा अब। तो आप बताओ आदित्य जी क्या चाहते हैं आप, पहले हम सिलेबस ख़त्म कर लें उसके बाद फिर रिवीजन करें, या फिर आप चाहते हैं कि सर इंग्लिश में करवा देना कुछ फिर? हुँ? फिर जीके नहीं हो पाएगा, ये सोचो ना, पूरा फोकस है जीके पे फिलहाल कि जीके भी तो खत्म हो। और जीके में अभी है टॉपिक करंट अफेयर, एक बहुत बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर्स, वो तो होगा ही लास्ट में जब बहुत ही कम टाइम रहेगा। करंट अफेयर ऐसा ही टॉपिक है। अच्छा, मॉडल वर्ब और ईडियम फ्रेज, तो फिर पता क्या होता है, दिक्कत ये है ना, फिर ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, फिर 2 घंटे में ही हो पाएंगे खत्म, फिर एक ही होगा फिर। तो इंग्लिश भी जरूरी है। इडियम्स फ्रेजेस की लिस्ट मैं भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लेना उनको, ठीक है। एज सच, और जिस पैटर्न में वो पीस पूछ सकते हैं उस पैटर्न में मैं आपको चलो करवाता हूँ फिर। मेरी सोच तो ऐसी है, एक बार जीके खत्म हो जाती ना फिर इंग्लिश जीके दोनों इकट्ठा, बट चलो मैं देख लूंगा, अगर इंग्लिश में कोई टॉपिक करवाना होगा या तो पहले जीके स्टार्ट कर देंगे, और अगर टॉपिक हमारे 2 कर ख़त्म हो जाते हैं 1 घंटे में तो 1 घंटा फिर इंग्लिश को कुछ पढ़ा देंगे उसमें, है ना, दोनों ही आ जाएंगे उसमें। बट हाँ, इंग्लिश आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू HPPSC, इट इज़ डन, इट इज़ कंप्लीटेड। और मैं एक और काम कर लूँगा कि क्या बोल, वैसे नदियों भी मैंने भेज दी है पीडीएफ आपको, सतलुज का, उसका, राबी, सबका भेज रखा है आपको हर एक चीज़, ठीक है। अब मेरे को वो थोड़ा थोड़ा आपको समझाना है, आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। हाँ, पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगा आज के आज ही, अभी कर दूंगा अपडेट आपकी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, जीके के सारे पीडीएफ। इंग्लिश के स्टडी मटेरियल में जाओ, वेबसाइट पे अपना कोर्स देखो, उस कोर्स को ओपन करो, उसमें स्टडी मटेरियल ऑप्शन है और वहां से आप डाउनलोड करो सारे पीडीएफ को। जो नहीं होगा मेरे को आप अपडेट करो कि सर ये वाला पीडीएफ नहीं है, तो मैं वो भेज दूंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।